हेलो फ्रेंड्स, अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था 51 ए तक। अब 51 से आगे देखते हैं अपन, राष्ट्रपति वगैरह सारे आगे देखते हैं अपन। ठीक है, क्या क्या कैसे है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ रहे थे। इसको बंद कर लेते हैं अपन एक बार। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, 52 में सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में नियत होंगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, कैसे निर्वाचन होगा उसकी पद्धति है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, कितने टाइम तक रहेगा। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए उसकी पात्रता है, उसकी क्या क्या योग्यता है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ता है, क्या योग्यता है उसकी। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति शपथ की प्रतिज्ञा लेगा, तो शपथ है 60 में। वापस देखेंगे, 52 में भारत का राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होंगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया रीति कैसी होगी। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, पुनर्निर्वाचन है 57 में। और 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें और शपथ 60 में। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। 62 में राष्ट्रपति पद रिक्ति भरने होने के लिए निर्वाचन करने का समय है। आकस्मिक रिक्ति को भरने में निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि है, कितना पदावधि तो रह सकता है, मतलब 6 माह के अंदर अंदर आपको चुनाव करवानी पड़ेगी। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में राष्ट्रपति का जो पद है वो आकस्मिक रिक्ति के दौरान अगर उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद का निर्वाह करेगा। 66 में उस उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। 67 में उसकी पदावधि है। 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति बढ़ने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है। इसमें कोई समय सीमा की निश्चित नहीं है, 6 महीने या ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। आपस से देखते हैं। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। 56 में राष्ट्रपति का पदावधि कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन है। 58 में निर्वाचन के लिए योग्यता है। 59 में सेवा शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। 61 में राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया है। उसके बाद 62 में पद रिक्ति का बारे में 6 माह से पहले आपको चुनाव करानी पड़ेंगे। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 में उसकी पदावधि कार्यकाल है। 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्त हो जाता है तो उस पे कौन बैठेगा, कैसे है, वो सारी चीजें इसकी। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, उसके बाद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन करेगा, जिसके लिए 1969 में संसद ने कानून बना रखा है। ठीक है, उसके बाद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद विषय। 72 में क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, ये है क्षमादान शक्तियां। 72 में क्षमादान शक्ति है। 71 में ये कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ भी विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा, फटाफट वापस से देख लेते हैं। 52 में भारत के राष्ट्रपति हैं। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है, उसकी पद्धति या निर्वाचन की रीति है वो 55 में। 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन है। 58 में योग्यताएं हैं। 59 में सेवा शर्तें हैं। 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है। और 62 में अगर रिक्त हो गया तो 6 माह में वापस रिइलेक्शन। उसके बाद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में सभापति होता है। 65 में इसका रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्य निर्वहन करेगा। 66 में निर्वाचन है। 67 में कार्यकाल है। 68 में 68 में हाँ, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उसके बाद में कौन उसकी पदावधि और जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसकी पदावधि कितनी होगी और कितने टाइम में उपराष्ट्रपति का वापस से रिइलेक्शन होगा। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। 70 में आकस्मिक दोनों ही पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही होंगे तो कौन संभालेगा। 71 में है कि इन दोनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उससे संबंधित विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 72 में क्षमादान शक्तियां हैं। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का न्यायवादी। ठीक है, 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। ठीक है, 76 में भारत का न्यायवादी है। 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य है, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति को देने में राष्ट्रपति को जानकारी देने के उसमें 78 में वो। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत
का समयावधि के देखते हैं तो 74 में दे रखा है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दे रखे हैं। 76 में समयावधि दे रखा है। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे-कैसे होगा उसके लिए मंत्री बनाता है। लिखा हुआ नहीं है बट मंत्री बनाता है और राष्ट्रपति अलग-अलग तरह के 4 तरह के मंत्री बनाता है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। ठीक है? ये अपन ने पढ़ लिया 78 तक। फिर हम लोग संसद पढ़ते हैं 79 से। 79 में संसद का गठन दे रखा है। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। तो 79 में संसद है कौन से लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट रहते हैं। 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन मतलब परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। 82 में लिखा हुआ है। 83 में संसद के सदनों की अवधि लिखी हुई है कि उनका संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी। 84 में संसद की सदस्यता की अहर्ता लिखी हुई है। ठीक है, संसद के जो सांसद है उनकी योग्यता क्या है। उसके बाद 85 में संसद का सत्र अवसान और विघटन के बारे में लिखा हुआ है। 86 में सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार है। 87 में विशेष अभिभाषण है राष्ट्रपति का। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और माननीय का अधिकार है कि दोनों समितियों के बैठक में भाग ले सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। 89 में राज्यसभा और सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग अपन 88 तक देख लेते हैं। ठीक है, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 82 में परिसीमन आयोग है, 83 में संसद के सदनों की अवधि है, 84 में संसद की सदस्य का योग्यता है और 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन है। 86 में जो प्रेसिडेंट है वो संसद के जो सदन है उनको अभिभाषण और संदेश भेज सकता है। 87 में विशेष अभिभाषण है। 88 में जो सदनों के बारे में मंत्रियों और मान्यवादियों के अधिकार है। ठीक है, उसके बाद अपन 89 में पढ़ते हैं राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में पढ़ते हैं उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाए जाना, इसके संबंध में उपबंध है। 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, ये 91 में है। उसके बाद 92 में जब सभापति उपसभापति पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन 89 में से लेके 92 तक यहाँ के चलेंगे, 90 से स्टार्ट होंगे और आगे तक चलेंगे अपने लोकसभा वाले। ठीक है, या अभी राज्यसभा वाले थे, अब लोकसभा वाले। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना, अध्यक्ष के पद कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से हटाने कोई संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक देख लिए तो 4 ये लगभग यही है, लगभग क्या यही है 89, 90, 91, 92 यही सेम है 93, 94, 95, 96 ठीक है। उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग, यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त, पद त्याग। यहाँ पे 91 में कर्तव्य पालन करना सभापति के रूप में, उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। ठीक है, यहाँ पे भी यही अध्यक्ष पद कर्तव्य पालन करना और उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 में जब सभापति या उपसभापति के खिलाफ कोई संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, यहाँ पे भी पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 97 में इन सबके उपाध्यक्ष, इनके सबके वेतन भत्ते। 98 में है संसद और का सचिवालय, दोनों के अलग अलग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञा 99 में है। और उसके बाद 100 में है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ये कितने हैं 100 में। 101 में स्थानों का रिक्त है। 102 में सदस्यों की अयोग्यताएं हैं। 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह देता है प्रेसिडेंट को और फिर वो उससे फैसला लेता है। 104 में आर्टिकल 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से पहले या अयोग्य किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। ठीक है, 100 मतलब इसमें जुर्माना लगाया जाता है 104 में। 105वें संशोधनों के सदनों की उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार, ये 105 में विशेष अधिकार हैं। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। ठीक है, तो वापस से 106 तक देख लेते हैं अपन। अपन ने कहाँ से 89 से देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, उपसभापति पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाए जाना 90 में। 91 में सभापति के कर्तव्यों का उपसभापति के रूप में कार्य करना, उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 92 में सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन अधिकार नहीं होगा। 93 में वही वापस से 89 वाला रिपीट होगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संसद के सचिवालय है 98 में। 99 में सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञा लेना
उसके बाद 100 मतलब 100वें सदनों के मतदान रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्यवाही करने की शक्ति गणपूर्ति वगैरह 100 में है, 101 में स्थानों का रिक्त होना है, 102 में सदस्यों की अयोग्यता है, 103 में सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विनिश्चय कौन लेगा, कैसे लेगा? प्रेसिडेंट ईसीआई पे सलाह पे काम करता है। 104 पे अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने में के पहले अयोग्यता की मतलब इसमें शास्ति जुर्माना 104 में लिखा हुआ है, 105 में विशेष अधिकार है, 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं, ठीक है? इसके बाद फटाफट अपन ये वाले देख लेते हैं। हाँ, चलो ये खत्म कर लेते हैं। तो 107 में विधेयक पुनर्स्थापना पारित किए जाने के संबंध में, तो जो सामान्य विधेयक कैसा था वो 107 में, 108 में संयुक्त बैठक है, 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, तो धन विधेयक 109 में है और धन विधेयक की जो परिभाषा है वो 110 में। 111 में विधेयक को अनुमति के प्रेसिडेंट के पास विधेयक को अनुमति देने के लिए 3 शक्तियाँ हैं, तो ये 111 में है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 113 में संसद में पैक्ट लोगों के संबंध में प्रक्रिया 113 में। 114 में विनियोग विधेयक है। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, तो अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान 115 में। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान है, तो 115, 116 हो गए। 117 में वित्त विधेयक के बारे में कुछ विशेष उपबंध है। 118 में प्रक्रिया के नियम है। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है, ये 119 में लिखा हुआ है। और 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 121 में संसद में चर्चा और निर्बंधन है। 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना, और 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, तो अध्यादेश है। 123 में, 142 में न्यायालय संसद की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकता। संसद में चर्चा क्या है, तो संसद न्यायालय के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, ये वाली चीजें हैं। जब तक कोई किसी जज पे हटाए जाने वाला संकल्प प्रस्तुत ना हो। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कोई भी भाषा यूज कर सकता है जो अध्यक्ष या जो सभापति है उसने चूज की हो। 119 में है वित्तीय कार्य संबंधी कोई प्रक्रिया का विधि या नियमन करना। 118 में प्रक्रिया के नियम है। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान है। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान है। 114 में विनियोग विधेयक है। 113 में संसद में प्राक्कलन जो समितियां उनके संबंध में प्रक्रिया है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 111 में विधेयक पर अनुमति है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 118 में संयुक्त बैठक है और 117 में विधेयक नॉर्मल कैसे प्रस्तुत किया जाता है। ये हम लोगों ने 123 तक आर्टिकल देखे, बाकी आर्टिकल देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।